हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ ही लोकल बॉडी गवर्नेंस के एक हाल ही में बहुत ही बर्निंग इशू पर आज हम बात करेंगे कि हाल ही में जो बुलडोजर डेमोलिशंस कैरी आउट किए गए दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में, क्या पूरा इशू रहा और इसको बिना किसी बायस के या बेवजह एक्साइटमेंट या मसाले के लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं ऐसी डिमोलिशन ड्राइव्स की, क्या रूल्स हैं, क्या एक्ट्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं और डिफरेंट कोर्ट्स के, खासतौर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 1985 से ही लगातार कई सारे जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है कि एक तो एनक्रोचमेंट ब्लेटेंटली वायलेशन ऑफ लॉ है, लेकिन वहीं उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको भी फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, एज जॉइंट मजिस्ट्रेट चंदौली चकिया बहुत सारे इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हम लोग भी कैरी आउट करते हैं। सो अभी जो एक्टिविटी हुई या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं या डिफरेंट लोकल बॉडीज के, वो हो सकता है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज हो, नगर पंचायत हो सकता है आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके अपने डिफरेंट बायलॉज होते हैं। तो आज डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो कंट्रोवर्सी रही उसमें एनडीएमसी मतलब नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शंस हैं जिसके तहत एनडीएमसी ने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लॉन्च किया, कैरी आउट किया। वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे जिसमें क्लियरली उन्होंने स्टेट किया कि एनक्रोचमेंट अपने आप में पूरी तरह गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप किसी का एनक्रोचमेंट भी हटा रहे हैं तो क्या उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में जो डिमोलिशन ड्राइव कैरी आउट किया एनडीएमसी ने, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नॉर्थ एमसीडी, और इसको कैरी आउट किया गया जहांगीरपुरी एरिया। जहांगीरपुरी एरिया में थोड़े दिन पहले राइट जैसे हालात देखे गए और लगातार टीवी स्पेस लेते हुए न्यूज़पेपर्स में, ट्विटर पे, हर जगह इस पूरे इवेंट को लाइव दिखाया गया, बहुत सेंसेशनलाइज करने की भी कोशिश की गई। आज का हमारा जो डिस्कशन है सही गलत के बजाय सिर्फ जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, प्लेन एंड सिंपल, उनको ही टच करने की कोशिश करेगा। कई सारे क्वेश्चंस भी उठाए गए कि जिस तरीके से इस डिमोलिशन ड्राइव को कैरी आउट किया गया है, क्या वो लीगली सही है, क्या वो मॉरली सही है, या जिन्होंने पहले एनक्रोचमेंट किया उनको एनक्रोचमेंट करना ही नहीं चाहिए था। तो सबसे पहले गलती अगर किसी की मानी जाए तो एनक्रोचर्स की मानी जाए। बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और जब मामला बढ़ा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल फाइल की गई, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो 3 जज बेंच है जिसको हेड किया हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एनवी रमन्ना, उन्होंने इमीडिएटली इस डिमोलिशन ड्राइव को स्टे कर दिया, रोक दिया। उसके बाद उन्होंने अगले दिन के लिए लिस्ट आउट किया। अगले दिन उन्होंने और इसमें 14 डेज 15 डेज का टाइम दिया है ताकि सभी पार्टीज अपने अपने रिस्पॉन्सेज को, रिप्लाईज को फाइल कर सकें, और उसके बाद इसमें जो भी डायरेक्शन डिसीजन होगा वो एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी मुझे लगता है सभी को मानना होगा, सभी लोग उसे मानेंगे। जो कॉर्पोरेशन है उनका कहना है कि जो डिमोलिशंस हमने कैरी आउट की गए वो हमारे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो काफी पहले से चल रहा था उसी का पार्ट हुआ करते थे, और इस वजह से किसी पहले नोटिस देने की, प्रायर नोटिस की, अगर जो वायलेटर्स हैं, एनक्रोचर्स हैं गवर्नमेंट लैंड पे, पेडेस्ट्रियल्स पे, पब्लिक लैंड पे, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे क्रिटिक्स का कहना है कि एनक्रोचमेंट अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एज पर द लॉ होना चाहिए, या जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके साथ वो कंप्लायंस करता हुआ दिखना चाहिए, लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वो फॉलो करना चाहिए। आज के लेक्चर में जो पर्टिनेंट लीगल प्रोविजंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं इस पर्टिकुलर इशू में जो इन्वॉल्व हैं, खासतौर से जब भी बात आ जाती है कोएर्सिव प्रोसेसेस की, खासतौर से अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ, उनको हम एक एक करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तभी पूरी कंट्रोवर्सी को आप बिना हाइपर एक्साइटमेंट के, बिना बेवजह के मसाले के, बिना सेंसेशनलिज्म के, लीगल स्टैंड पॉइंट से, पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट से
या लोकल बॉडी गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड पॉइंट से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आर्गुमेंट हम बात करते हैं जो नॉर्थ एमसीडी ने या एनडीएमसी ने दिए कि हमने किस किस प्रोविजन के तहत इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कैरी आउट किया। तो उन्होंने कहा कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है या जिसको डीएमसी एक्ट भी कहा जाता है, उसके कई सारे सेक्शंस हमको पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट हो या अवैध कब्जा हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको हटाने के लिए खासतौर से कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरह ऑथराइज्ड है। कॉर्पोरेशन का कहना है कि जो सेक्शन 321 और सेक्शन 322 हैं डीएमसी एक्ट के, ये हमारे एक्शन को जस्टिफाई करते हैं जिसके तहत हमने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को कैरी आउट किया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे एनक्रोचमेंट्स को हटाना या ऐसी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स बहुत रूटीन एक्सरसाइज हैं। अगर कोई भी पब्लिक रोड पे या उसके साइड में जो पेडेस्ट्रियन है उस पे या पब्लिक लैंड पे अवैध कब्जा करेगा, इलीगल एनक्रोचमेंट करेगा, तो लगातार ऐसे एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चलते हैं जिसमें वार्ड्स में, जोन्स में बिना किसी नोटिस के भी रूटीन एक्सरसाइज में ऐसे अवैध कब्जों को हटाया जाता है। सिर्फ उसमें हमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है ताकि पुलिस प्रोटेक्शन मिल सके, पुलिस सपोर्ट मिल सके और उसके बाद ऐसे कब्जों को एनडीएमसी पूरी तरह बिना नोटिस के हटवा सकती है। एनडीएमसी का यह भी कहना है कि कई बार होता है कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं या वॉकवेज हैं रोड्स के बगल में, अगर वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया जिसकी वजह से ट्रैफिक में इश्यू है, लोगों के आने जाने में, पैदल आने जाने में इश्यू है, तो बिना नोटिस के भी ऐसी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को एनडीएमसी कैरी आउट कर सकती है। सेक्शन 321 प्रोहिबिट करता है किसी को भी किसी भी तरह के टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स को रखने या बनाने से, अगर वो जगह पब्लिक स्ट्रीट है, पब्लिक प्लेस है, जिसकी वजह से किसी के मूवमेंट में रुकावट आ जाए या किसी तरह का इलीगल एनक्रोचमेंट जिसकी वजह से क्रिएट हो जाए। मतलब सेक्शन 321 ऑफ डीएमसी या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लियरली लेआउट करता है कि अगर आप कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, चाहे टेम्पररी हो या परमानेंट हो, तो वो आउटराइटली वायलेशन माना जाएगा, डीएमसी एक्ट का इलीगल माना जाएगा। और इसी को फॉलो करते हुए सेक्शन 322 एम्पावर करता है एमसीडी कमिश्नर को कि अगर उनको लगता है कि कहीं पे भी एनक्रोचमेंट हुआ है, अवैध कब्जा हुआ है, तो वो पब्लिक स्ट्रीट एटसेट्रा से या पब्लिक प्लेसेस से, पब्लिक प्रॉपर्टी से बिना नोटिस के भी अगर चाहें तो इन सबको हटा सकते हैं। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में वो सेक्शन 336 का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि किसी को भी अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, और वो सबसे पहले परमिट के लिए अप्लाई करता है, अपने मैप को सैंक्शन करवाता है, तो जो म्युनिसिपल बॉडी है वो इमीडिएटली ऐसे सैंक्शंस को, ऐसी बिल्डिंग के प्रपोजल्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे जो प्रपोजल किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट क्रिएट करें गवर्नमेंट लैंड पे या कॉर्पोरेशन के अगर कोई लैंड है उस पर कोई प्राइवेटली कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है, तो ऐसे मैप्स को, ऐसे सैंक्शंस को ऑथोराइज नहीं किया जाएगा। एज जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया चंदौली जो मैप्स होते हैं नगर पंचायत में आते हैं, जो मैप्स होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज में आते हैं या म्युनिसिपल कमिश्नर्स में आते हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि किस पार्सल ऑफ लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं। फिर बाय लॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन है या नहीं, आपका जब मैप अप्रूव हो जाता है उसके बाद ही आप अप्रूव्ड मैप के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आपने एनक्रोचमेंट किया जिसका आपने अप्रूवल नहीं लिया तो वो तो शुरू से ही अवैध इलीगल माना जाएगा, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो। इसके अलावा जो सेक्शन 343 है डीएमसी एक्ट का, वो एमसीडी कमिश्नर को ऑथोराइज करता है कि वो डिमोलिशन के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इरेक्ट हो गया हो, और अगर वो डीएमसी के जो एक्ट्स हैं उसका वायलेशन करता है तो एमसीडी कमिश्नर के पास फुल अथॉरिटी है उनको पूरी तरह डिमोलिश करने की। लेकिन साथ ही साथ सेक्शन 343 यह भी सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जो ऑर्डर होगा डिमोलिशन का, उसको कैरी आउट करने से पहले जो एमसीडी कमिश्नर हैं उनको एक नोटिस सर्व करना होगा ऐसे इलीगल एनक्रोचर्स को, और उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो आकर अपनी बात कहें और अपना पक्ष रखें, और रीजनेबल हियरिंग के बाद ही फाइनल ऑर्डर एमसीडी कमिश्नर पास करें। मतलब अगर वो कन्विंस्ड हैं दूसरी पार्टी को सुनकर भी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है या एनक्रोचमेंट है इलीगल है, तो वो बिल्कुल उसको हटाने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन 343 ये भी कहता है कि आपको नोटिस तो देना होगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना होगा या शो कॉज भी देना होगा। इसके अलावा जब आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने से 5 दिन के अंदर
आप वो डिमोलिशन कैरी आउट नहीं कर सकते। जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 343 का, वो एक एडिशनल रूल को उसमें ऐड करता है कि मान लीजिए एमसीडी कमिश्नर ने किसी डिमोलिशन का या अवैध कब्जा हटाने का ऑर्डर पास कर दिया और किसी ने उसको एक अपीलेट ट्राइब्यूनल में उसके खिलाफ अपील कर दी, तो अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल है तो चाहे तो वो एमसीडी कमिश्नर का जो ऑर्डर है अवैध कब्जे को हटाने का, उसको रोक सकता है, स्टे कर सकता है, जब तक पूरा मामला प्रॉपर्ली सुन ना लिया हो। सिमिलरली जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है डीएमसी एक्ट का, वो ये भी कहता है कि अगर एमसीडी कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो जनरली इसको फाइनल माना जाए और कोर्ट्स इन जनरल उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास ना करे अंडर सेक्शन 343। अगर कोई एग्रीड पार्टी है तो वो चाहे तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो ये तो रहे एमसीडी एक्ट के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं जिनके तहत एनडीएमसी का कहना है कि हमने इस इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव को कैरी आउट किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात हो जाए, खासतौर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और यह स्टोरी शुरू हुई पीआईएल्स की 1985, जिसमें सबसे पहले उस वक्त के नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट श्री एमसी मेहता ने एक पीआईएल फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं एकदम रैंपेंट स्केल पे हैं, बिना किसी रुकावट के लगातार होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद से ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कई सारे ऑर्डर्स पास किए पिछले 3 डिकेड्स में। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहला आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मार्च 24, 2006, और इस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि पूरे दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टॉक किया जा सके, उनकी सूची बनाई जा सके, मैप किया जा सके। और यह कमेटी इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, प्रोमाइसेस हैं, उनके ऊपर कोई अवैध कब्जा करता है या उनको मिसयूज करता है तो उसको भी यह कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगी। इस कमेटी के जो मेंबर्स रहे केजी राव, जो फॉर्मर एडवाइजर थे इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद भूरेलाल चेयरमैन थे एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल अथॉरिटी के, इसके अलावा मेजर जनरल श्री सोम झिंगम रिटायर्ड, और इनको यह भी पावर दी कि अगर आपको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं दिल्ली में तो आप उनको सील भी कर सकते हैं। यह ऑर्डर रहा 2006। इस कमेटी ने 2006 से 2013 तक अपना काम किया, लेकिन 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी मामले थे सीलिंग, अलग अलग प्रोमाइसेस के, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस के दिल्ली में, उन सब मामलों को ट्रांसफर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। और उन्होंने कहा कि ये 2006 के ऑर्डर से जो मॉनिटरिंग कमेटी थी जिसको हमने सील करने की पावर दी थी, वो पावर अब हम रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके बाद 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार इस पूरी सिचुएशन का रिव्यू किया और दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रोग्रेस रही इन सारे केसेस के, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ट्रांसफर कर दिए थे दिल्ली हाई कोर्ट को, उसमें जब ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने फिर से सारे मामले अपने पास बुला लिए और इस मॉनिटरिंग कमेटी को फिर से 2017 से एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद कई सारी कंप्लेंट्स के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए कि जब भी मॉनिटरिंग कमेटी जाती है किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को सील एटसेट्रा करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको कई बार प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। इसके रेस्पॉन्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 25, 2018 में एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो एसटीएफ है इसका काम होगा कि जो भी मॉनिटरिंग कमेटी अपना डिसीजन लेती है, एक्शंस लेती है, उनको इंप्लीमेंट करवाए। कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होंगे, इंक्रोचमेंट होंगे दिल्ली में, उस सबको पूरी तरह एक नोडल बॉडी की तरह देखे, उनके खिलाफ एक्ट करे। 19 मेंबर्स की एसटीएफ, जिसके हेड हैं वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो नोडल अथॉरिटी है, दिल्ली में जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है वो सभी की सभी डीडीए में वेस्टेड मानी जाती है। इसके अलावा इसमें जो कमिश्नर्स हैं तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, दिल्ली एमसीडीज के, वो हैं। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल एनडीएमसी के, या सीईओ जो हैं दिल्ली जल बोर्ड के। इसका मतलब 19 मेंबर्स की कमेटी का होगा कि दिल्ली में जो भी इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस होंगे उनको मॉनिटर करेगी, इन्फोर्स करवाएंगी डीएमसी एक्ट्स को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस एसटीएफ के थ्रू जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स को हटा के लैंड फ्री करवाई गई है वो रफली 10,71,838 किलोमीटर है। सिमिलरली टेम्परेचर स्ट्रक्चर्स को हटा के टोटल रफली 16,99,858 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को हमने खाली करवा लिया है। इसके अलावा जो पब्लिक रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, उस पर भी रफली 3200 स्क्वायर मीटर्स के आसपास पब्लिक लैंड को फ्री करवाया है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि दिल्ली के मामले में जो ये पूरा स्केल है अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस का, इंक्रोचमेंट्स का, उसका मैग्नीट्यूड मैसिव है। इस वजह से उन्होंने ये जो एसटीएफ कॉन्स्टिट्यूट की गई 2018 में, इसको डायरेक्शन भी दिया कि आपका काम यह भी है कि जो लैंड आप फ्री करवा रहे हैं इनलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटा के, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी हो या रोड्स पे हो, फुटपाथ्स पे हो, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसको आप प्रिजर्व करेंगे, जो भी लैंड आप रिट्रीव कर पा रहे हैं इन ऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट्स को हटा के। कई सारे और भी जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बड़े ही सिग्निफिकेंट हैं, जो दिल्ली के अलावा अलग अलग केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। सभी केसेस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग अंडरलाइंग थीम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंट्री में लॉलेसनेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी नियम कानून को मानना बंद कर देगा। इसके अलावा जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट करता है वो दूसरों के हक के ऊपर बेवजह अपना कब्जा कर देता है। इसका मतलब जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका हक मारा जाता है ऐसे केसेस में। मतलब किसी ने गवर्नमेंट लैंड को कब्जा कर लिया, किसी ने सड़क को कब्जा कर लिया, किसी ने पेडेस्ट्रियन को कब्जा कर लिया, तो अल्टीमेटली जो कॉमन पॉपुलेशन है जिसकी एक्चुअली वो जमीन है वो डिप्राइव हो जाती है अपने राइट से। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा हर जजमेंट में कि जो अथॉरिटीज हैं जिनका जॉब है, पहली बात तो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो ही ना, दूसरी बात अगर हो भी जाते हैं उनको आपको हटाना है तो आपको ड्यू प्रोसेस, जो एक्चुअली कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी तरह फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपके प्रोसीजर्स हैं वो भी फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जैसे 1977 का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब खान, गुलाब खान एंड अदर्स, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो सब्जेक्ट है एनक्रोचमेंट्स का, कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले एक नोटिस सर्व करना ही होगा अगर जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो पुराने टाइप के हैं। लेकिन साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1977 के जजमेंट में कहा कि अगर एनक्रोचमेंट रीसेंट है, अभी कुछ दिन पहले ही किए गए हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपको नोटिस देने की जरूरत ना पड़े। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर सेटलमेंट्स या एनक्रोचमेंट्स बहुत पुराने हैं तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा माना जाए कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसे इलीगल एनक्रोचमेंट्स को ना होने देने के लिए, कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी पूरी मिली भगत हो या उनका लैक ऑफ एक्शन हो। तो ऐसे केसेस में जो पुराने इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं उसमें आपको 2 वीक से 10 दिन का नोटिस देना ही होगा, और जो भी इलीगल एनक्रोचर्स हैं उनको एक मौका देना होगा अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। उसके बाद आप जो फैसला लेना चाहते हैं आप बिल्कुल फैसला ले सकते हैं। अगर आपने नोटिस दिया, उसको 2 वीक 10 दिन का टाइम दिया और इस पीरियड के दौरान उन्होंने अपना इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं हटाया, तो उस केस में आपने क्योंकि उनको पूरा मौका दिया, नोटिस दिया, अपनी बात कहने का एक पूरा चांस दिया, तो अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ये फेयर है। इसके अलावा ये बैलेंस करेगा उनका राइट टू लाइवलीहुड को, साथ ही साथ बाकी लोगों के जो लीगल राइट्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, उसके ऊपर। मतलब आप इलीगल एनक्रोचमेंट्स हटाइए, बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करके। ये कहा अगर रीसेंट एनक्रोचमेंट है नोटिस की जरूरत नहीं, पुराना एनक्रोचमेंट है 2 वीक से 10 दिन का नोटिस अच्छा होगा देना। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जजमेंट 1985 का ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लैंडमार्क वर्डिक्ट। उन्होंने कहा कि अगर कोई इलीगल एनक्रोचमेंट भी कर लेता है तो उनका राइट टू शेल्टर, राइट टू अर्न लाइवलीहुड, किसी ने गुमटी लगा ली, पान की शॉप लगा ली, किसी ने दुकान लगा ली जिससे उनका घर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही उसको पार्ट माना जाए। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस अधिकार को छीनना चाहते हैं, चाहे वो इलीगल एनक्रोचमेंट ही क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले यह सोचना होगा, क्योंकि आप किसी का राइट टू लाइफ छीन रहे हैं, आपको उसको प्रॉपर मौका देना होगा, नोटिस देना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना होगा। और इस 1985 का जो एक केस रहा उसमें बीएमसी ने कहा, मतलब बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है स्लम ड्वेलर्स को, क्योंकि अगर उन्होंने स्लम्स बना लिए हैं तो ऑलरेडी पब्लिक लैंड पर उसको एनक्रोचमेंट की तरह माना ही जाए। तो उन्होंने एनक्रोच करने से पहले जब हमसे नहीं पूछा तो हटाते वक्त हमें क्यों जरूरत होनी चाहिए उनसे पूछने की। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि यह सोच की गलती है। उन्होंने कहा अगर आप किसी को मौका नहीं देते हैं
या तो आप उस इंक्रोचमेंट को होने मत दीजिए। अगर वो इंक्रोचमेंट हो गया, टाइम गुजर गया, तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि आप किसी का राइट टू लाइफ छीन रहे हैं, आप किसी का राइट टू लाइवलीहुड छीन रहे हैं, आप किसी का राइट टू शेल्टर छीन रहे हैं। हो सकता है उसने घर बना लिया हो, रहता हो। इसका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको पेमेंट्स को, स्लम ड्वेलर्स को, गुमटी वालों को, किसी को भी हटाना है, किसी का घर भी अगर आपको तोड़ना है क्योंकि इलीगल है, तो हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो उसको आप हटाइए मत। हम ये कह रहे हैं कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जितने गरीब लोग हैं, या अगर आप एनक्रोचमेंट हटाते हैं, जिनकी ड्वेलिंग्स हटाते हैं, और जितने ज्यादा गरीब होते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि हो सकता है इलीगल एनक्रोचमेंट हो, पान की गुमटी हो, स्लम ड्वेलिंग्स हो, घर हो, इलीगल है, लेकिन अगर आप उसको हटाएंगे तो हो सकता है उसके पास फिर रहने के लिए, कमाने खाने के लिए और कुछ ना बच जाए। हो सकता है अगर किसी रईस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसका आप अवैध कब्जा तोड़ भी देंगे तो उसके पास रहने खाने के ऑल्टरनेटिव बहुत सारे और अरेंजमेंट्स होंगे। इसीलिए आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना ही चाहिए, ताकि उस पीरियड के दौरान वो भी अपनी बात आपसे कह सके, अपना पक्ष रख सके, अपने साक्ष्य सबूत दे सके, एविडेंस दे सके, और अपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वो कर सके। फिर 2006 का जजमेंट, एमसी मेहता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि दिल्ली में जो प्रॉपर्टी सील की जा रही है, खासतौर से अनऑथोराइज्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, उस केसेस में सबसे पहले आपको पब्लिक नोटिस इश्यू करना होगा लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, और जो वायलेटर्स हैं उसको आपको कम से कम 30 डेज का टाइम देना होगा कि वो खुद ही इस मिसयूज को रोक दें। उसके बाद भी अगर मिसयूज कंटिन्यू होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे केसेस के लिए कहा कि 30 दिन के बाद आप चाहें पब्लिक नोटिस देने के बाद, तो उसके बाद वॉयलेटर्स क्या प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, आप चाहें तो उनको डिमोलिश भी कर सकते हैं, लेकिन लीगल नोटिस इसमें भी कंपलसरी है। केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2011, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 300A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्लियरली स्टेट करता है नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी व्यक्ति से आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अनलेस लॉ इस तरह का बना दिया जाए। मान लीजिए लैंड एक्विजिशन करना है, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता है, गवर्नमेंट लैंड के थ्रू, लॉ के थ्रू कंपलसरी एक्विजिशन करती है, तो उस केस में एक प्रॉपर लॉ के साथ लीगल प्रोसेस फॉलो करके आप कर सकते हैं। यह भी कहा कि आप किसी को भी किसी की प्रॉपर्टी से हटा नहीं सकते सिंपल एक एग्जीक्यूटिव फिएट के साथ, अनलेस लीगल ऑथोराइज्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने फॉलो की हो। एक और लेटेस्ट जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली एयरटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2011। तो दोस्तों ये कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहे। एक तरफ डीएमसी के एक्ट या जो भी आपकी लोकल बॉडी है उसके एक्ट, जो क्लियरली बायलॉज एटसेट्रा है वो सजेस्ट करते हैं, ऑथोराइज करते हैं, पावर देते हैं कि पहली बात इलीगल एनक्रोचमेंट्स होने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो गए तो क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करनी होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कई सारे डिफरेंट जजमेंट्स में लगातार यही व्यू रहा है कि इलीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाना इलीगल नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी की छत आप छीन सकते हैं, किसी का घर आप शायद तोड़ दें, किसी की लाइवलीहुड आप शायद खत्म कर दें, उससे पहले आप उसको सिर्फ एक नोटिस दें, मौका दें, टाइम दें, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, तभी एक बैलेंस्ड, फेयर, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसे कहा जा सकता है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।